हेलो साथियों, नमस्ते। सभी को जय हिंद। आप सभी का साथी विपिन मौर्य, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब परिवार हिंदी क्लासेस बाय विपिन सर पर स्वागत एवं वंदन करते हैं। हम लोग आप लोग के इस कक्षा के दौरान, उत्तर प्रदेश पुलिस के दौरान आपका लगातार जो आपकी कक्षा चल रही है, उसी बीच में हम लोग ने साहित्य का भी प्लान कर लिया है। और इसी कड़ी में आप लोग को हम मैथिली शरणगुप्त सामने लिखा हुआ है, मैथिली शरणगुप्त के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैथिली शरणगुप्त एक वीडियो में मात्र लगभग मान चलिए कि 15 से 20 मिनट में, ठीक है, 15 से 20 मिनट से कम भी हो सकता है इससे, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा। मैथिली शरणगुप्त से कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होगा, ये वादा है, ठीक। और बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते थे कि साहित्य कैसे पढ़ें, साहित्य बहुत कठिन लगती है, कैसे हम याद करें, ठीक है, कहाँ से पढ़ें। अरे भाई, अब तो छोड़ दो, अब यहाँ से पढ़िए, विपिन सर की क्लास से आप यहाँ साहित्य शुरू करिए। आप लोग को एक कहानी मिल जाएगी साहित्य में, और सबसे आसान लगेगा जो तुमको, तो वो साहित्य ही लगेगा, ठीक है। तो मेरे भाई, तो अब हम लोग जो है इसी को शुरू करते हैं, आगे लेकर चलते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट करा देंगे आपको, है ना, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथिली शरणगुप्त, ठीक, हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरणगुप्त। चलिए भाई, देखिए हम बात करते हैं मैथिली शरणगुप्त की। तो मैथिली शरणगुप्त का सबसे पहले भाई तो जन्म होगा, ठीक है। मैथिली शरणगुप्त का क्या होगा? जन्म होगा। तो इनका जो जन्म हुआ था 3 अगस्त को हुआ था, ठीक है, 3 अगस्त 1886, ठीक। और इनका जन्म हुआ था चिरगांव में, चिरगांव। और चिरगांव ये जिला है झांसी का, तो ये झांसी में पड़ता है, ठीक है, झांसी। मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में हुआ था। इनकी मृत्यु जो हुई थी, मैं यहाँ से मृत्यु भी इनका बता देता हूँ आपको, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु 12 दिसंबर में, ठीक है, 12 दिसंबर, ठीक है, 1964 में मृत्यु हुई थी। और मृत्यु यहीं पे हुई थी, और ये 78 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक। तो ये इनका जन्म है और मृत्यु है। ये भी आप लोग के प्रश्न पूछ लेता है आपके, वैसे फिलहाल कंपटीशन के पेपर में जन्म और मृत्यु बहुत कम पूछता है, एकेडमिक में पूछता है, लेकिन कुछ भी है, कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने आपको पढ़ा दिया, पढ़ाएंगे आगे भी, ठीक। तो मैथिली शरणगुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 में इनकी मृत्यु भी इनकी यहीं हुई थी, ठीक, 78 साल में। बाकी हम बात करें तो मैथिली शरणगुप्त के जो गुरु हैं, मैथिली शरणगुप्त के गुरु, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके गुरु हैं। और मैथिली शरणगुप्त की जो प्रथम कविता है, प्रथम कविता, ठीक है, प्रथम कविता, और प्रथम कविता की मैं बात करूं तो प्रथम कविता अलग है और प्रथम काव्य संग्रह अलग है। इनकी प्रथम कविता है हेमंत। प्रथम कविता कौन सी है भाई? हेमंत है। और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है, प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है, प्रथम काव्य संग्रह। और प्रथम काव्य संग्रह की बात करें तो प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, रंग में भंग। ये आप लोग का प्रश्न है, आपके ऑल वनडे एग्जाम में ये सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ से और पूछे जाते हैं। यहाँ से ये अंतर जो है कि जो इनकी जो प्रथम कविता है, प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें अंतर ये है कि इनकी प्रथम कविता जो है, प्रथम कविता का मतलब है एक कविता, एक कविता, हेमंत, ठीक है, इनकी जो पहली कविता है। काव्य संग्रह का मतलब ये होता है कि बहुत सारी कविताओं का संकलन, ठीक है, एक कविता, एक पुस्तक समझ लो उसका, कोई भी पुस्तक है। जैसे मान लीजिए मैं पुस्तक दिखा दें आपको, ठीक, जैसे मान लीजिए आप लोग की ये पुस्तक है, अब इस पुस्तक को हम काव्य संग्रह कहते हैं, ठीक है। अब इस पुस्तक का नाम दे दें रंग में भंग, ठीक है, रंग में भंग हमने नाम दे दिया, तो और ये काव्य संग्रह होगी कि कई कविताएं इकट्ठा हो जाएं, उसे हम काव्य संग्रह कहते हैं। दूसरी बात, अब आगे चलिए, ये मैथिली शरणगुप्त जो है, इनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। इनको क्या कहा जाएगा भाई? राष्ट्रकवि, हिंदी का राष्ट्रकवि कहा जाता है। और इनको हिंदी का राष्ट्रकवि, ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था हमारे, और महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। और इनको राष्ट्रकवि की उपाधि, इनकी एक बहुत प्रचलित रचना थी भारत भारती। इनकी मैथिली शरणगुप्त की एक रचना है भारत भारती, आप लोगों ने सुना भी होगा भारत भारती। और अभी फिर मैं आपको सुना दे रहा हूं। तो भारत भारती रचना से ये फेमस हुए थे मैथिली शरणगुप्त, और इसी भारत भारती रचना से प्रेरित होकर के
महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अब तुमसे पूछेगा पेपर में कि राष्ट्रकवि, हिंदी का राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। हिंदी में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त को किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने कहा। किस रचना पर इनको राष्ट्रकवि कहा गया? तो भारत भारती रचना पर इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। और ये भारत भारती रचना से प्रसिद्धि इनको मिल गई थी, बहुत बड़े कवि बन गए थे, प्रसिद्धि। ये लेखक नहीं, कवि हैं। कवि का मतलब होता है कविताएं लिखने वाला, ये कविताएं लिखते थे, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करूं, इनके समक्ष, यानी अगर पूछेगा तुमसे कि उप, यानी कि उप तो नहीं आता, डिप्टी राष्ट्रकवि आता है, डिप्टी राष्ट्रकवि की बात करेगा, ठीक है। तो डिप्टी राष्ट्रकवि की बात करेगा तो डिप्टी राष्ट्रकवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। और ये डिप्टी राष्ट्रकवि हैं, और डिप्टी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्वयं का माने हैं। और किसके समक्ष माने थे? मैथिली शरण गुप्त के समक्ष। मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दे दिया, और मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि भाई रामधारी सिंह दिनकर, ऐसे मुलाकात हुई। मैं ज्यादा कहानी विशेष, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा फिर, क्योंकि छोटे कवि तो हैं नहीं, बहुत लंबा कवि, बहुत बड़े कवि हैं। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि दिनकर भाई, तुम भी भाई राष्ट्रकवि की उपाधि ले लेते तो ज्यादा अच्छा होता। तो दिनकर ने कहा कि आपको महात्मा गांधी ने दिया है आपको राष्ट्रकवि, तो हम नहीं होंगे। हाँ, आप कहते हैं तो हम आपके समक्ष हम डिप्टी राष्ट्रकवि अपने आप को घोषित करेंगे, ठीक। तो रामधारी सिंह दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के समक्ष स्वयं को, ठीक है, डिप्टी राष्ट्रकवि की उपाधि धारण की डिप्टी राष्ट्रकवि। अब तुमसे प्रश्न पूछेगा कि डिप्टी राष्ट्रकवि कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। और राष्ट्रकवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है। अगर यह पूछता है कि इनमें से राष्ट्रकवि कौन है और मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में नहीं है, तो आपके रामधारी सिंह दिनकर सही हो जाएंगे। अगर डिप्टी राष्ट्रकवि पूछता है तो दिनकर ही सही होंगे, चाहे मैथिली शरण गुप्त विकल्प में हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और अगर आपके मैथिली शरण गुप्त नहीं है विकल्प में, राष्ट्रकवि पूछता है तो यही सही होंगे, दिनकर ही सही होंगे, ठीक। दूसरी बात, मेन मुद्दा ये था, तो हम भूल ही गए थे कि मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं। तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं भाई, महान कवि हैं द्विवेदी युग के। ये तो हम भूल ही गए थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर तो क्लास चल ही रही है आपकी, ठीक है। तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। और द्विवेदी युग के जो प्रसिद्ध कवि हैं, सबसे महान कवि हैं, ठीक हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और उसके बाद महान कवि ये हैं, कुछ साहित्यकार हमारे हिंदी के मैथिली शरण गुप्त को ही महान कवि की उपाधि दी है द्विवेदी युग के। तो इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इन्हें मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, इन्हें ही हरि गीतिका का, ठीक है, हरि गीतिका का बादशाह, हरि गीतिका का, ठीक है, बादशाह भी कहा जाता है, हरि गीतिका का बादशाह। जब तुमसे प्रश्न पूछेगा कि हरि गीतिका का बादशाह कौन है, तो हरि गीतिका का बादशाह कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक। तो इतना आप लोग एक बार फिर से मनन चिंतन कर लीजिए, फिर हम अगले पेज पर चलें, अभी खत्म नहीं हुए हैं, ठीक। मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी में। इनकी जो मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर 1964 में। 78 साल ये जिए थे। इनके जो गुरु हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनकी प्रथम कविता है हेमंत। इनका प्रथम काव्य संग्रह है रंग में भंग, ठीक। इनको हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा गया, और राष्ट्र कवि किसने कहा? महात्मा गांधी ने। किस रचना से प्रेरित होकर के? भारत भारती से। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। डिप्टी राष्ट्र कवि किसे कहा गया, कौन कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि कहा किसने? स्वयं को ही माने। किसके समक्ष माने? मैथिली शरण गुप्त के समक्ष। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हम बात करते हैं तो मैथिली शरण गुप्त हमारे, मैथिली ऐसे लिखा जाएगा भाई, वर्तनी में ध्यान रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त की वर्तनी। मैथिली शरण गुप्त जो है, ठीक है, इन्होंने हिंदी में इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है। हिंदी में इन्होंने एक महाकाव्य भी लिखा है, और उस महाकाव्य का नाम है साकेत। क्या नाम है भाई? साकेत महाकाव्य। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा। और साकेत खड़ी बोली में लिखा गया है। किस बोली में है? खड़ी बोली में है। और ये इसमें फिलहाल उर्मिला का वर्णन है, ज्यादा महत्व उर्मिला को दिया गया है। लेकिन इस साकेत को राम के ऊपर, ठीक है, राम के ऊपर आधारित,
ठीक है, दूसरा ग्रंथ है माना जाता है, दूसरा ग्रंथ माना जाता है, राम के ऊपर आधारित दूसरा ग्रंथ है या दूसरा ग्रंथ माना जाता है। ठीक, पहला ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा है, तो राम काव्य पर आधारित ये दूसरा स्तंभ काव्य है, यानी कि राम के ऊपर आधारित ये दूसरा काव्य ग्रंथ है कि जो कि राम के ऊपर लिखा गया महाकाव्य के रूप में। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस भी महाकाव्य है गोस्वामी तुलसीदास का, और ये भी महाकाव्य है मैथिली गुप्त का। ठीक है, ये साकेत जो महाकाव्य है, ठीक है, इसमें सर्ग की जो संख्या है 12 है। कितने सर्ग हैं इसमें? 12 सर्ग हैं। अभी हमने आपको बताया कि ये राम के ऊपर, श्री रामचरितमानस के बाद राम के ऊपर आधारित ये दूसरा स्तंभ काव्य है, दूसरा स्तंभ है। ठीक, इसमें 12 सर्ग हैं और ये खड़ी बोली में है। किस बोली में है? खड़ी बोली में। और साकेत महाकाव्य पे कई पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, साकेत महाकाव्य पर। ठीक है, ये एक पुरस्कार इनको मिला है हिंदुस्तान, मैं यहां लिख दे रहा हूं, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुस्तान साहित्य अकादमी से। ठीक है, हिंदुस्तान साहित्य अकादमी से, ठीक है, इनको 500 रुपए का पुरस्कार दिया गया था इसी साकेत रचना पे। ठीक है, और 1935 में हिंदुस्तान साहित्य अकादमी से 500 रुपए का पुरस्कार 1935 में दिया गया था। और इसी रचना पर यानी कि साकेत पर इनको, ठीक है, मंगला प्रसाद, ठीक है, पारितोषिक मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1937 में इसी पर, और ये साहित्य अकादमी से ही दिया जाता है। मंगला प्रसाद पारितोषिक से 1937 में पुरस्कार साकेत पर दिया गया था। हिंदुस्तान साहित्य अकादमी से 500 रुपए पुरस्कृत किया गया था 1935 में 500 रुपए, सोचो कितनी बड़ी कीमत रही होगी, है ना। महान कवि भी तो थे। ठीक, आगे हम बात करते हैं, इनको साहित्य वाचस्पति से इनको भी सम्मानित किया गया था 1946 में साहित्य वाचस्पति से। मैं थोड़ा सा रंग बदल दूं तो फिर दिखेगा। ठीक, आगे बात करें तो इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। ठीक है, 1954 में इतने पुरस्कार इनको मिला हुआ है। ठीक है, ये पहला पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार और ये चौथा पुरस्कार, ये सारे के सारे पुरस्कार साकेत से हैं, साकेत पर मिले थे। ये साकेत से इतने प्रश्न बनते हैं, कोई भी आप पेपर दीजिए। ठीक, तो मंगला प्रसाद पारितोषिक 1937 में, हिंदुस्तान साहित्य अकादमी से 500 रुपए मिला था 1935 में, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार 1946 में, पद्म भूषण 1954 में। साकेत महाकाव्य श्री रामचरितमानस पर लिखा गया, यह दूसरा स्तंभ है और इसके अंतर्गत 12 सर्ग होते हैं। और इसी साकेत रचना पर इन्होंने, साकेत जो रचना लिखा, डॉक्टर नगेन ने इसको जनवादी काव्य कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको जनवादी काव्य कहा। यह भी आपको याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी इनको कहा, इस काव्य की, इस भाषा को। ठीक, तो ये आप लोग के साकेत महाकाव्य है। इसके बाद हम इनकी रचनाओं पर चलते हैं, इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक, चलिए, इनकी रचनाएं तो हम लिखे हुए हैं आगे सामने से, क्योंकि समय ज्यादा ना गवाएं आपको। ठीक, तो इनकी जो रचनाएं हैं मैथिली गुप्त जी की मैं यहां लिख दे रहा हूं, गुप्त जी की रचनाएं। ठीक है, पहली रचना इनकी हेमंत यहां लिखा हुआ है, रंग में भंग है, जयद्रथ वध है, ठीक है, किसान है, साकेत है, अभी महाकाव्य बताया अभी हमने आपको, गुरुकुल है, भारत भारती है, झंकार है, यशोधरा है, द्वापर है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है, सिद्धराज है, हिंदू है, वैतालिक है, पंचवटी है। इतनी इनकी काव्य श्रृंखला है, ये काव्य रचनाएं हैं। इनकी अनुदित काव्य भी 3 है। प्लासी का युद्ध आप लोगों ने सुना होगा, मेघनाथ वध सुना होगा और व्रत संहार सुना होगा। व्रत संहार, ये इनके प्लासी का युद्ध, मेघनाथ और व्रत संहार, इनकी अनुदित रचनाएं हैं, अनुदित। ठीक, और हेमंत तो आप लोगों ने अभी बताया भी हमने कि प्रथम रचना है इनकी, और ये रंग में भंग प्रथम काव्य संग्रह है। भारत भारती पर इन्हें जो है, भारत भारती पर इनको भारत भारती रचना से प्रेरित होकर के महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी, और यहां से साकेत इनका ये महाकाव्य ही है। तो ये इतनी इनकी क्या है भाई, रचनाएं हैं इनकी। इतना आप लोग को ध्यान में रखना है, इनकी रचनाएं, और इसके पहले जो हम पढ़ा चुके थे। एक बार हम फिर से इनको ले लेते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है।
ठीक है, मैथिली शरण गुप्तो, ध्यान सुनेंगे अब, मैथिली शरण गुप्तो, मैथिली शरण गुप्तो। ठीक, अब हम बात करें मैथिली शरण गुप्त को। ठीक, मैथिली शरण गुप्त को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि कहा, मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है, शुक्ल ने इनको सामंजस्यवादी कवि कहा, सामंजस्यवादी कवि कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा, कौटुंबिक कवि मात्र कहा, कौटुंबिक कवि मात्र कहा। ठीक है, याद रखेंगे, कौटुंबिक कवि मात्र कहा मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी, पुलिस अधिकारी था। ठीक है, उसकी पुत्री का नाम था जैनी, और जैनी पुत्री पर इन्होंने जायनी काव्य की रचना की। जायनी ग्रंथ है एक, ये भी इनकी रचना है। और ये जैनी पुलिस अधिकारी थी, मतलब पुलिस अधिकारी की पुत्री थी, तो उस पुलिस अधिकारी की पुत्री पर इन्होंने जायनी काव्य लिखा था। और तुम्हें बताएं, मैथिली शरण गुप्त जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भी भाग लिए थे। ठीक है, जिससे सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इनको 7 माह की जेल भी हुई थी मैथिली शरण गुप्त को, और इन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ था, और दोष सिद्ध ना होने के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भाई मैथिली शरण गुप्त हैं। आप लोग इतना पढ़िए, और मैथिली शरण गुप्त से, इससे बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। जितना भी हमने आपको बता दिया, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आप लोग यूपीपी दीजिए, यूपीएसआई दीजिए, हिंदी जिसमें ऑल वनडे एग्जाम में आती है। ठीक, अब आप लोग को इससे बाहर की हिंदी किसी भी प्रश्न में, किसी भी पेपर में नहीं आएगी। ठीक, ये थे हमारे मैथिली शरण गुप्त, इतना लीजिएगा। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, मैं यहां से फिर से खोल दे रहा हूं एक बार, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग एक बार लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंचे। और इसको बनाने में, इस तरह पढ़ाने के लिए, ठीक, बहुत मेहनत पड़ती है, और इस मेहनत को थोड़ा बहुत आप लोग के सहयोग से बढ़ाया जा सकता है ना। ठीक, तो बस फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, किसी अध्याय के साथ, किसी भी लेखक के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, नमस्ते।